वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट करा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मींस ये जो सेल मेम्ब्रेन हमने शो करी थी, ठीक है, इस मेम्ब्रेन में से किस तरह से कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, देर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले पुत्र अच्छी तरह से समझ लो, जो ट्रांसपोर्टेशन है मेम्ब्रेन के थ्रू, इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, एक होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एंड वन मेथड इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक होगा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अच्छा समझो अब, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है इट इज ऑलवेज विद द यूज ऑफ एटीपी। मतलब जिस ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, दैट ट्रांसपोर्टेशन इज नॉन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अच्छा जिस मेथड में किसी तरह की कोई एटीपी यूज नहीं हो रही है, उस ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस केस नो एनर्जी, अपनी बुक्स में बेटा एनसर्कल कर लो, नो एनर्जी, कोई एटीपी यूज नहीं होगी, एंड सब्सटेंस मूव अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ लिखो फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन, टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब जब किसी चीज की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन का मतलब हुआ जिस तरफ वो चीज ज्यादा है, ठीक है, टुवर्ड्स द साइड जहां पे वो चीज कम अमाउंट में पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। तो जब किसी सब्सटेंस की मूवमेंट चल रही है हाई टू लो, तो किसी तरह की किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। ठीक है, अच्छा नाउ इन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन देयर आर अगेन टू मेथड्स। ठीक है, एक होगा ऑस्मोसिस, जो आप पहले पढ़ चुके हो, ऑस्मोसिस। ठीक है, और एक मेथड होता है बेटा डिफ्यूजन। अगर हम सिंपल डेफिनेशन लें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली। ठीक है, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, एंड डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट मे बी सॉलिड, दैट मे बी लिक्विड और दैट मे बी गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब दोनों के केस में जो मूवमेंट चल रही है वो कैसे चलेगी, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। बस एक में याद रखना है, एक में वाटर की मूवमेंट हो रही है और एक में किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट हो सकती है। और जब भी वाटर की मूवमेंट होगी तो हम क्या बोलेंगे कि मेम्ब्रेन कैसी होगी, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, ये कल हमने पढ़ लिया था जब हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा था, उसमें दो वर्ड्स आए थे बेटा, एक था सिलेक्टिवली परमिएबल, एक था सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कब बोला जाता है, जब उसमें से पानी पास हो जाता है। ठीक है, तो देखो ऑस्मोसिस अपनी बुक्स में देखो, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर क्या है, इट इज अ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसेंट्रेशन और केमिकल पोटेंशियल, एक ही बात है, जहां ज्यादा पोटेंशियल है केमिकल का, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन और लोअर केमिकल पोटेंशियल व्हेन द टू आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द, एनसर्कल करो आगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर, तो मूवमेंट ऑफ वाटर कैसा होगा, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन, मूवमेंट और सब्सटेंसेस दैट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। तो अब देखो डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सोल्यूट का डिफ्यूजन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो देखो न्यूट्रल सोल्यूट्स, न्यूट्रल कल हमने किए थे दो तरह के, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर जो पानी में घुल जाएंगे, नॉन पोलर जो पानी में नहीं घुलेंगे। ठीक है, और एक कौन से हो गया, न्यूट्रल। जो न्यूट्रल सोल्यूट्स हैं दैट मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन।
जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूट्स होंगे वो इजिली सेल मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं, ठीक है। पोलर मूवमेंट जो पानी में घुलते होंगे, ठीक है, जो वाटर लविंग होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। याद आया बेटा, हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इस तरह से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में दिस रीजन इज द पोलर रीजन, ठीक है, और इन बिटवीन जो आपको फैटी एसिड टेल दिख रही हैं उसको हमने क्या बोल दिया था, नॉन पोलर रीजन, ठीक है। तो अब देखो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस नॉन पोलर रीजन में से पास नहीं हो सकते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर, कौन है नॉन पोलर, लिपिड बाइलेयर, सो दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन अंडरलाइन कर लो, कल मैंने आपको ये समझा दिया था कि मेम्ब्रेन में ये जो टनल प्रोटीन्स हैं बेटा ये किसकी तरह काम करेंगे, नाउ दे एक्ट एज कैरियर प्रोटीन। टनल प्रोटीन किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द कैरियर प्रोटीन, ठीक है। समझ आई बेटा बात, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली इस सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते, तो उनको पास होने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, दे टेक द हेल्प ऑफ टनल प्रोटीन, या फिर इन प्रोटीन को हमने क्या बोल दिया, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हमने करा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो अपनी बुक्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ लिख लो बेटा एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी डिपेंडेंट। अच्छा, नेक्स्ट आगे, इट इज परफॉर्म्ड बाय द कैरियर्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स, अंडरलाइन कर लो, कैरियर्स मतलब प्रोटीन्स, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे या फिर जो कैरियर प्रोटीन्स होंगे उनकी हेल्प से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी। मीन्स समझ आई बेटा बात, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कैरियर प्रोटीन की जरूरत भी पड़ेगी और साथ में एनर्जी की जरूरत भी पड़ेगी। ईच सॉल्यूट हैज अ स्पेसिफिक कैरियर। हर सॉल्यूट के लिए एक स्पेसिफिक कैरियर होगा। जैसे मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन में ये कहीं कहीं पे मैंने शो कर दिए, दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी सॉल्यूट ने पास होना है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है, इस तरफ से सॉल्यूट ने इस तरफ मूव करना है, तो हर एक सॉल्यूट का ऐसे नहीं होगा कि किसी भी सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट जाके किसी भी प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा, नहीं, हर एक सॉल्यूट के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होगा इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजुअली अकर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसर्कल करो, PYQ है बेटा। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट का मतलब हुआ फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है, मतलब उल्टी साइड में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कम से ज्यादा की तरफ, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, मैंने अभी आपको बताया PYQ ना, तो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था, दैट इज अप हिल ट्रांसपोर्ट। तो अपनी बुक्स में अप हिल ट्रांसपोर्ट एनसर्कल कर लो, इसको हम बोलते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट, मतलब लोअर साइड से हायर साइड की तरफ। इसमें हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लो हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है, नीचे उतरते टाइम तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, पर जब हमने पहाड़ को ऊपर चढ़ना है, ठीक है, तो हमारी सांस फूल जाएगी, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। बिल्कुल सेम उसी तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए हम इसको बोलते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। अप हिल ट्रांसपोर्ट मीन्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है। अ कैरियर कंबाइन विद द सोल्यूट पार्टिकल। तो कैरियर, जैसे मान लो यहाँ पे ये मैंने कैरियर ले लिया, ठीक है, कैरियर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये किसके साथ कंबाइन करेगा, एक सॉल्यूट पार्टिकल के साथ कंबाइन करेगा। मान लो ये सॉल्यूट पार्टिकल इस कैरियर के साथ जुड़ गया, ठीक है, ऑन द सरफेस पे जुड़ जाएगा, एंड फॉर्म कैरियर सॉल्यूट कम्प्लेक्स। और जब कैरियर और सॉल्यूट आपस में जुड़ गए तो ये जो नया स्ट्रक्चर बन के आया, इट इज नोन एज कैरियर सॉल्यूट कम्प्लेक्स।
द कम्प्लेक्स अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस। ये देखो, ये भी मैंने कल आपको समझाया था। जैसे मान लो ये मैंने पेन रखा, ठीक है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इट इज ऑल कैरियर प्रोटीन, और ये वाला पोर्शन है सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट कैरियर के साथ जुड़ गया है। अब क्या होगा, देयर आर कन्फर्मेशनल चेंजेस। ये जो प्रोटीन पार्टिकल आपको नजर आ रहा है, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी, और वो क्या करेगा, इसको, ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, इसको दूसरी तरफ डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो देयर आर conformational changes with the help of energy obtained from ATP। जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी, उन चेंजेस के लिए क्या लगेगा, एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगी, और इस तरफ का जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिलीवर हो जाएगा टुवर्ड्स द अनदर साइड, दूसरी साइड। वो कौन सी साइड है, साइटोप्लाज्म वाली साइड, ठीक है। In the complex state, the carrier transport the solute to the other side of the membrane where it is released. Carrier is freed, carrier free हो जाएगा and come to its original state for binding with the another solute particle. उसने solute particle को दूसरी तरफ छोड़ दिया, ठीक है। अब ये फिर से रेडी हो जाएगा किसी और solute particle के साथ ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब इस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स करते हैं विच आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है बेटा सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप। तो ये आपने अपनी बुक्स में छोटी सी एक डायग्राम भी बना लेनी है, ठीक है। अब देखो, मेनी सेल्स लाइक नर्व सेल, एंड सर्कल करो, न्यूरॉन की बात हो रही है, नर्व सेल की बात हो रही है, एंड मसल सेल्स, जो हमारी बॉडी के मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, दे हैव सोडियम एंड पोटाशियम एक्सचेंज पंप इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मैं एग्जांपल ले रही हूं, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, या फिर नर्व सेल। क्लियर बेटा। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक पंप है, ठीक है, वही प्रोटीन है, पंप मतलब प्रोटीन, ठीक है, क्लियर है ना। उस पंप का नाम क्या है, सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप। मतलब ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें से सिर्फ क्या एक्सचेंज होगा, सोडियम और पोटाशियम एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। दिस पंप ट्रांसफर सोडियम एंड पोटाशियम, बट कैसे, अंडरलाइन करो, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कंसेंट्रेशन। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज्ड, जब एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा, PYQ, ये वाली लाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच मॉलिक्यूल एटीपी यूज्ड 3 सोडियम आयन आर पंप्ड आउट। बाहर की तरफ कितने सोडियम आयन बाहर जाएंगे, 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे, ठीक है, और 2 पोटाशियम आयन अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है, फॉर 1 ATP मॉलिक्यूल। मतलब जब एक एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा तो इस प्रोटीन में से 3 सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे और 2 पोटाशियम आयन अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर बेटा। इसके ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, किसी और चैप्टर में। अच्छा क्लियर। तो फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज 3 सोडियम आयन आर पम्प्ड आउट एंड 2 पोटाशियम आयन आर पम्प्ड इन, ठीक है। तो ये जो पंप है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसमें से क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोडियम एंड पोटाशियम ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ चले जाएंगे और 2 पोटाशियम आयन अंदर की तरफ आ जाएंगे विद द यूज ऑफ 1 ATP। तो आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप is the example of which type of transportation, active or passive? It is the example of active transportation, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, फॉर RBCs, अब देखो ह्यूमन बीइंग का एक मोस्ट कॉमन सेल जिसके ऊपर हमने स्टडी किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी जिसकी की थी हमने ना, ठीक है, RBCs की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल्स। तो फॉर RBCs 0.9% NaCl solution, 0.9%
NaCl सॉल्यूशन काम करेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह। ठीक है, तो देखो आइसोटोनिक, पहले समझो इसको। आपने छोटी क्लासेस में बेटा 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ रखे होंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, एंड हाइपरटोनिक। ठीक है, देखो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा और सॉल्यूट कम। ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम, ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन इक्वल मानी जाती है, जैसे कि बाहर सॉल्यूशन की होगी या फिर बाहर किसी सेल की होगी। ठीक है, सेल के साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं, चलो ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर मैंने बोला, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन सिमिलर होगी एज दैट ऑफ सेल। ठीक है, इसका मतलब जब उस सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को रखा जाएगा तो ना तो कोई चीज अंदर जा पाएगी, ना तो कोई चीज बाहर जा पाएगी। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा आप देखो हम क्या कर रहे हैं, आरबीसीज में 0.9% NaCl किसकी तरह काम करेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब हम एक आरबीसीज को 0.9% NaCl में डाल दें तो ना तो पानी अंदर आएगा आरबीसीज के, ना पानी बाहर जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखो 0.66% सॉल्यूशन किसकी तरह काम करेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। मतलब अगर हम इस आरबीसी को, जो आरबीसीज है, सॉरी, for RBCs 0.66% NaCl solution is hypotonic। मतलब जब हम RBCs को 0.66% NaCl solution में डाल देंगे तो क्या होगा, ये solution कैसा है, हाइपोटोनिक। तो पानी RBCs के अंदर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि solution कैसा है, हाइपोटोनिक। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1.25% NaCl किसकी तरह काम करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब 1.25% NaCl हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जब एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसीज को डाला जाएगा तो क्या होगा, आरबीसीज के अंदर से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा आगे 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन आइसोटोनिक। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन आइसोटोनिक की तरह काम करेगा, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज। ठीक है, 10% हाइपरटोनिक की तरह काम करेगा, मतलब पानी आरबीसीज में से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। एंड 0.2% इज हाइपोटोनिक। ठीक है, मतलब उसमें से पानी आरबीसीज के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस इसी एक्सचेंज के साथ रिलेटेड है। ठीक है, देखो फर्स्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, देखो एंडो का मतलब क्या है, अंदर, साइटोसिस मतलब सेल। जब कोई चीज किसी सेल से अंदर जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। अब मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, तो अंदर कैसे चीज जानी है, इट इज इनटेक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। बाहर ये किस तरह के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, इनको हमने बोल दिया मैक्रो मॉलिक्यूल। या फिर कोई लार्ज ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई हैं ऑफ लिक्विड, तो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगी, देयर इज इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एंड एनर्जी लगेगी, एनर्जी कौन देगा, ऑब्वियस है एटीपी। सिंपल आपने एक टर्म याद करनी है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सब्सटेंसेस कोई भी हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर लिपिड ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, देयर आर 2 अनदर टर्म्स, वन इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, अब पिनो आप याद रख सकते हो, पीना। ठीक है, अगर सेल के अंदर लिक्विड सब्सटेंसेस अंदर जा रहे हैं, ठीक है, सेल से, सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू लिक्विड सब्सटेंसेस अगर अंदर जा रहे हैं, देन इट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग।
तो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फ्लूइड मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. फ्लूइड मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से अंदर जा रहा है. ऐसे ही हमने एक और टर्म पढ़ी थी, फेगोसाइटोसिस. अगर सॉलिड मटेरियल सेल से अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब बाहर की तरफ जाना सेल से, ठीक है, सेल से बाहर निकलना. एक्सोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग, मीन्स throwing out of material through the cell membrane is known as exocytosis. ठीक है, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ईफेगी. बाहर निकालना कोई चीज, ठीक है, बाहर थूकना कोई चीज इज नोन एज ईफेगी. ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमने स्टार्ट करना है सेल वॉल. सेल वॉल, ठीक है, ध्यान से समझना. सेल वॉल, सेल वॉल. अच्छा अब देखो, सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड. इंसर्कल करो, कैसी है, नॉन लिविंग है, ठीक है, रिजिड मतलब हार्ड है. स्ट्रक्चर विच फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी. एक नॉन लिविंग, कैसी है, नॉन लिविंग एंड रिजिड. ठीक है, नॉन लिविंग एंड रिजिड मतलब हार्ड. ठीक है, एक लेयर पड़ी होगी, दैट इज नॉन एज सेल वॉल. ठीक है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अच्छा, कहाँ कहाँ ये आपको मिलेगी सेल वॉल, इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया के साथ एरो लगा के लिख लो, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है, इन बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया में इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है. अच्छा आगे, इन फंजाई, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ. इन फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. सब्सटेंस का नाम काइटिन. ठीक है, काइटिन. देन इन प्लांट्स, प्लांट्स का आपको पता है, इन प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक है, प्लांट के केस में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. आगे साथ में ऐड करो, ऑल्सो प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा. लिखो बेटा, ऑल्सो प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल. and absent in animal cell. Present in some protista and absent in animal cell. ठीक है, तो देखो अब ये जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या होगा, इट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस. ठीक है, बहुत इजी है. फर्स्ट, इट गिव शेप टू द सेल. एक सेल को शेप किसकी वजह से मिल रही है, इस सेल वॉल की वजह से मिल रही है, बिकॉज इट इज रिजिड. ठीक है, हार्ड है. इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. सेम वही चीज आ गई, क्योंकि हार्ड है. ठीक है, तो किसी तरह की मैकेनिकल डैमेज से बचाने का काम सेल को कौन करेगा, सेल वॉल. एंड ऑल्सो द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब लिखो एंट्री ऑफ जर्म्स. किसी तरह के कोई जर्म्स डायरेक्टली इस सेल में एंटर ना कर पाए, कौन बचाएगा, सेल वॉल बचाएगी. इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन. ये हमने करना है पॉइंट डिटेल में, इसको एनसर्कल कर लो. और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल वॉल क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ने का काम करती है. ठीक है, ये पेंडिंग में रखो, थोड़ी देर में हम करने वाले हैं. ठीक है. अच्छा आगे, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मतलब जो मैक्रो मॉलिक्यूल एक सेल के अंदर एंटर नहीं होने चाहिए, उनके लिए बैरियर कौन है, ये सेल वॉल. अच्छा, वॉल प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ प्लांट सेल बाय द एंडोऑस्मोसिस. अंडरलाइन कर लो, एंडोऑस्मोसिस. ठीक है, अब समझो, जैसे मान लो ये कोई प्लांट सेल है. ठीक है, दिस इज द प्लांट सेल. ठीक है, और ये बाहर उसकी सेल वॉल लगी हुई है. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस प्लांट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया.
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये देखो, ये मान लो मैंने बीकर लिया था, उसके अंदर सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन कौन सा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के अंदर इस प्लांट सेल को मैंने इंसर्ट कर दिया, डाल दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस प्लांट सेल के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट याद रखना, कभी भी ये प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं ये सेल। क्यों नहीं बर्स्ट होगा, क्योंकि इसके बाहर क्या लगी हुई है, एक रिजिड वॉल लगी हुई है, दैट इज नॉन एज सेल वॉल, ठीक है। और अगर सेम चीज मैं आरबीसीज के साथ करूं, ठीक है, ये PYQ बेटा, फिर से अगर सेम चीज आरबीसीज के साथ दोहराई जाए, मतलब आरबीसीज को भी मैंने क्या किया, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो आरबीसीज में सिर्फ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर इज नो सेल वॉल। तो क्या होगा, पानी इसके अंदर आता जाएगा और कुछ टाइम के बाद ये आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। क्यों बर्स्ट हो गया, क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। तो एंडोस्मोसिस का मतलब होता है ऑस्मोसिस हो रही है कहाँ पे, इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ ऑस्मोसिस हो रही है, पानी कहाँ आ रहा है, एक सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वॉल प्रिवेंट bursting of plant cell by the endosmosis, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट आते हैं केमिकल कंपोजिशन, फिर से PYQ। एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी की बात हो रही है, प्लांट में स्पेसिफिक एल्गी की बात हो रही है, पूरे प्लांट्स की नहीं, ठीक है। एल्गी हैव सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है, PYQ एंड सर्कल करो सारे, गैलेक्टन्स की बनी होती है, मैनन्स की बनी होती है, एंड ऑल्सो द मिनरल्स, बाकी सारी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, इनके सिर्फ बेटा अभी तक आपने नाम ही याद करना है, ठीक है। तो इन एल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, और इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होगा, मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ठीक है। इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ, बाकी प्लांट्स के अंदर ये जो सेल वॉल है, इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, ये भी PYQ, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स, बाकियों के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। अभी आपने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है, किस तरह की नजर आती है ना। तो देखो, अ सेल वॉल हैज मिडल लैमेला, एक सेल वॉल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इट हैज मिडल लैमेला, ध्यान दो अच्छी तरह से समझना है, ये मिडल लैमेला, सेल वॉल के अंदर एक मिडल लैमेला, देन प्राइमरी सेल वॉल लेयर है मिडल लैमेला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल का एक पार्ट जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, जो सबसे पहले सेल वॉल का पार्ट बना, सेल वॉल बनी, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, उसके बाद क्या बनती है, उसके बाद बनती है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, एंड इन सम केसेस टर्शरी ऑल्सो, और कुछ में आगे एक और सेल वॉल बनती है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी सेल वॉल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब पहले समझ लो, फिर मैं रीड करती हूँ। जनरली बेटा, जब भी एक सेल ड्रॉ करा जाता है ना, तो उस सेल में हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, देखो सबसे बाहर हमने शो कर दिया, इट इज़ सेल वॉल। जैसे हम बोलते हैं ना कि इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, हमें पता है दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। बट ये जो सेल वॉल है, इसमें आगे टाइप्स आते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी तक आपने नहीं पहुंचना है, हमने सिर्फ 2 टाइप्स करने हैं, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो कोई डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल्स को हम क्या बोल देंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये आगे से आगे डिवाइड कर रहे हैं, और हमारे पास कोई सेल बन गया, ठीक है, परमानेंट सेल बन गया कोई, उसका नाम है मान लो पैरेन्काइमा सेल, ठीक है, परमानेंट सेल बन गया जिसका नाम है पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। तो इस पैरेन्काइमा सेल में बाहर क्या लगा होगा, सेल वॉल लगी होगी, और वो सेल वॉल अभी तक सिर्फ कैसी होगी, प्राइमरी सेल वॉल ही उसको बोला जाएगा, इट इज ओनली द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सेल था, पैरेन्काइमा सेल, और सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज नॉन एज सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है। अभी तक सिर्फ प्राइमरी के बारे में समझो, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा सेकेंडरी क्या होती है और टर्शियरी क्या होती है, ठीक है। हाँ तो देखो, अब फर्स्ट आते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, अब ये भी कहाँ है, देखो ये एक सेल बेटा, ठीक है, और यही साथ में हम दूसरा सेल भी बना देते हैं, ऐसे हम दो सेल बना देते हैं, ठीक है। तो इनमें एक्चुअल में जो सेल वॉल है उसमें क्या क्या लेयर्स हैं, अभी हमने पढ़ा मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी। टर्शियरी तक छोड़ दो, हमने करना है मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये दो सेल में देखो किस तरह से लेयर होंगी। जो ये अभी आपको लेयर नजर आ रही है, ये जो मैंने बनाई, ठीक है, इट इज मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, ठीक है। मिडल लैमेला में आगे इस तरह से हम बनाएंगे, इट इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर फिर एक और लेयर बनेगी, दैट इज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे बनी होती हैं लेयर्स। मीन्स दो सेल को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है, मिडल लैमेला, ठीक है। अगर इनमें भी आगे मैं और सेल बनाऊं तो देखो इस तरह से ये बन गए, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये मिडल लैमेला का काम क्या है, दो सेल्स को आपस में जोड़ना, ठीक है। दो सेल के बीच का जोड़ इज मिडल लैमेला। तो देखो इट इज सीमेंटिंग लेयर, सीमेंटिंग एनसर्कल करो और साथ में लिख लो ग्लू, ठीक है। दो सेल्स को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, मिडल लैमेला। इट इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, दो सेल के बीच की लेयर, एंड इट इज द फर्स्ट लेयर विच इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। जब एक सेल डिवाइड करता है, ठीक है, तो जब साइटोप्लाज्म टूटता है, ठीक है, उनके जैसे मान लो ये कोई सेल था, ठीक है, अब इसने डिवाइड करना है, पहले क्या करेगा, पहले न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर यहाँ पे एक लेयर बनेगी, ठीक है। तो जो सबसे पहली लेयर बनेगी उस लेयर का नाम क्या होगा, इट इज मिडल लैमेला। जो फर्स्ट लेयर बनेगी वो कौन सी होगी, मिडल लैमेला। तो इट इज द फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ, साइटोकाइनेसिस के साथ ब्रैकेट में लिख लो जरा, सेल प्लेट, सेल प्लेट। प्लांट्स के अंदर जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो सेल प्लेट बनती है, ठीक है, मतलब जो पहली लेयर बनती है मिडल लैमेला की उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। अच्छा, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, एनसर्कल करो, ये आपको मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। कभी कभी सिर्फ अकेला कैल्शियम पैक्टेट लिखा होता है तो आपने वो आंसर करना है। अच्छा, राइप फ्रूट, जब फ्रूट पक जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनकी बाहर वाली जो कवरिंग है वो सॉफ्ट हो गई होती है, ठीक है। तो वो सॉफ्ट किसकी वजह से हुई, राइप फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट ड्यू टू सॉल्युबलाइजेशन ऑफ पैक्टिक कंपाउंड्स। तो वहां पे उन सेल्स के बीच का जो मिडल लैमेला होता है उसका जो कैल्शियम पैक्टेट या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट है वो सॉल्युबलाइज हो गया होता है, घुल गया होता है, जिसकी वजह से अब उस वॉल में हार्डनेस नहीं रहती है बेटा, वो लिचपिची हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो मिडल लैमेला फर्स्ट लेयर है, कब बनेगी, जब एक सेल डिवाइड करेगा, जो पहली लेयर बनेगी दैट इज नॉन एज मिडल लैमेला। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, इट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल, वॉल की ही बात हो रही है, सेल वॉल की। पहले क्या बना, मिडल लैमेला, उसके बाद क्या बना, प्राइमरी वॉल बनी, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड जस्ट इनर टू द मिडल लैमेला, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे मिडल लैमेला है, दिस इज मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला के अंदर की तरफ जो लेयर बनी, ठीक है, ये वाली, अगर मान लो इस तरफ भी कोई सेल है, इस तरफ भी कोई सेल है, ठीक है, तो मिडल लैमेला के अंदर की तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी जो लेयर बनी उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी। ये किसी और सेल के लिए प्राइमरी है, ये किसी और सेल के लिए प्राइमरी है, ठीक है। इट इज थिन, कैसी लेयर होगी प्राइमरी, एक पतली सी लेयर होगी, इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंड भी हो सकती है, पतली सी लेयर होगी, इलास्टिक लेयर होगी और एक्सपेंड हो सकती है बेटा, कौन, प्राइमरी सेल वॉल।
ठीक है। अच्छा, इट ग्रो बाई इंट्यूसेप्शन। इंट्यूसेप्शन का मतलब होता है बाई एडिशन ऑफ मोर एंड मोर मटेरियल विद इन द एग्जिस्टिंग वन। तो एग्जिस्टिंग तो ये है प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी के ऊपर और मटेरियल डिपॉजिट अगर होता जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये लेयर क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। और उसी ग्रोथ को हम बोलेंगे सेकेंडरी। मतलब ये जो सेकेंडरी वॉल है ये एक्चुअल में क्या होगी, डेपोजिशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। प्राइमरी में प्राइमरी लेयर हमेशा ऐसी होगी, एक पतली सी और इजिली जो एक्सपैंड हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब डिवाइडिंग सेल्स विच हैव द पावर ऑफ डिवीजन, एंड पेरेन्काइमा सेल्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेरेन्काइमा सेल्स का, दे हैव प्राइमरी वॉल ओनली। ये लाइन पे अंडरलाइन करो, जितने भी डिवाइड करने वाले सेल्स हैं या फिर जो नए बने हुए सेल्स हैं, उन सब में जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सेकेंडरी वॉल। इट इज प्रेजेंट इन मेच्योर सेल ओनली, ठीक है। एनसर्कल करो मेच्योर सेल। अब थोड़ा सा रिवीजन लो जरा, पीछे जो आपने कर रखा है पहले से ही। हमने प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ लिए हैं बेटा, सिंपल परमानेंट, कम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल परमानेंट में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, सिंपल में, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कम्प्लेक्स में हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जितने भी ये जो परमानेंट सेल्स हैं, दीज ऑल आर मेच्योर। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम के जितने भी सेल्स हैं वो सारे मेच्योर हैं। डिवाइडिंग सेल्स कौन से होते हैं, दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। अच्छा, तो अब सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगी, इट इज प्रेजेंट इन द मेच्योर सेल दैट डू नॉट शो ग्रोथ। जो आगे ग्रो नहीं करेंगे उन सेल्स में जो लेयर होगी दैट इज नॉन एज सेकेंडरी वॉल। मतलब जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल लिया मेच्योर सेल का, किसी जाइलम का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो जाइलम में क्या होगा, सबसे पहले मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, और उसके अंदर आगे क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सब में होगी ही होगी बेटा, ठीक है। कुछ आगे ऐसे होंगे जिनमें प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अदरवाइज प्राइमरी, सारे प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है उसमें प्राइमरी इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो आगे, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। मतलब प्राइमरी वॉल में जब अंदर की तरफ मटेरियल की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब ये कौन सी लेयर बन गई, इट इज सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइमरी में अंदर की तरफ डेपोजिशन होना स्टार्ट हो गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नाउ सेकेंडरी। अच्छा, इट ग्रो बाय एक्सीरेशन, दैट इज डेपोजिशन ऑफ मटेरियल ओवर द सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी, ठीक है, उसके ऊपर डेपोजिशन हो रही है मटेरियल की और ये ग्रो कर रही है। द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द सेल्स। नॉट यूनिफॉर्म अंडरलाइन करो, सारे सेल में ये जो सेकेंडरी वॉल बनती है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब अगर ये प्राइमरी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी लेयर के ऊपर सेकेंडरी बनेगी। ऐसे हो सकता है कि इतने ही थोड़ा सा सेकेंडरी बना, फिर रह गया, ठीक है, फिर सेकेंडरी बना, ठीक है, फिर आगे रह गया, ठीक है। तो जो एरिया रह जाते हैं जहाँ पे सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन नहीं होती है, ये वाले एरिया बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन नहीं हुई, दीज आर नोन एज पिट्स। इन एरियाज को हम बोलते हैं पिट्स, ठीक है। अच्छा, आगे, द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द सेल, ड्यू टू दिस वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू आर फॉर्म्ड, ठीक है। अलग अलग तरह के टिश्यू बनते हैं, कौन कौन से, जैसे सबसे पहले हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के साथ लिख लो प्राइमरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी, प्राइमरी बनेगी, ठीक है। और कोलेनकाइमा, इसमें प्राइमरी बनेगी बनेगी और उसके साथ क्या बनेगी, सेकेंडरी बनेगी, ठीक है। प्राइमरी प्राइमरी और साथ में बनेगी सेकेंडरी, बट सेकेंडरी कंप्लीट नहीं बनेगी, जैसे हमने बोला ना नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। इसका मतलब सेकेंडरी यूनिफॉर्म नहीं होगी। चाहे पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, प्राइमरी विद सम एरिया ऑफ सेकेंडरी, ठीक है, कोलेनकाइमा में प्राइमरी विद सम एरिया ऑफ सेकेंडरी। स्क्लेरेन्काइमा, इसमें भी सेकेंडरी बनेगी, ठीक है, बट वही वैसे ही प्राइमरी विद सम एरिया ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। फाइबर्स, जो फाइबर सेल्स होते हैं, फाइबर्स ये डेड सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है,
इनमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ, ठीक है। ऐसे वेसल्स दीज आर द कंपोनेंट ऑफ जाइलम, ट्रैकीड्स दीज आर द कंपोनेंट ऑफ जाइलम। इन दोनों में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों बनेगी, ठीक है, बट नॉट यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं बनेगी। कहीं कहीं पे सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट और उन एरियाज को हम बोल देंगे पिट्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टर्शरी वॉल। ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ट्रैकीड्स दीज आर द कंपोनेंट ऑफ जाइलम। कौन से प्लांट्स की बात हो रही है? जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं पाइन लाइक, ठीक है। फॉर्म अनदर लेयर ऑफ वॉल मटेरियल इंटरनल टू सेकेंडरी वॉल एंड इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी सेल वॉल। मतलब टर्शियरी सेल वॉल सब में नहीं प्रेजेंट होती, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, पहले तो प्लाज्मोडेस्मेटा के साथ लिखो जरा इंटरसेलुलर जंक्शंस, इंटरसेलुलर जंक्शंस इन प्लांट्स, इंटरसेलुलर जंक्शंस इन प्लांट्स, इंटरसेलुलर जंक्शंस इन प्लांट्स, ठीक है। अब देखो समझो जरा, प्लांट के केस में क्या होगा, ध्यान दो, मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं पहले। वही हम 2 सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखो इंटरसेलुलर जंक्शन का मतलब क्या हुआ कि 2 सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या 2 सेल्स के बीच का जो जंक्शन है, ठीक है। 2 सेल के बीच में सबसे पहले मिडल लैमेला, ठीक है। इस तरफ बेटा एक सेल पड़ा हुआ है, इस तरफ एक सेल पड़ा हुआ है। इस सेल में अंदर ये क्या होगा, इसकी प्राइमरी सेल वॉल, इस सेल में भी यहाँ पे क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। फिर प्राइमरी के अंदर यहाँ पे हम शो कर देंगे सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और उसके बाद आएगी सेकेंडरी, ठीक है, ऐसे बनती है सेकेंडरी। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो सेकेंडरी वॉल है ये हर जगह डिपॉजिट नहीं होती। जैसे मान लो सेकेंडरी वॉल इतनी सी डिपॉजिट हुई यहाँ पे, फिर कुछ एरिया रह गया, ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी वॉल आ गई। इस तरफ भी सेल में मान लो इतनी सी सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट हुई, फिर कुछ एरिया रह गया, ठीक है, और यहाँ पे फिर सेकेंडरी वॉल रहेगी। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, ये वाली जो, अच्छा उसके आगे क्या होता है, उसके आगे होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे भी आगे ग्रो करने के लिए जगह मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे डेपोजिशन नहीं है। तो इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहाँ तक चली जाएगी, देखो दूसरे सेल की जहाँ तक सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन हुई पड़ी है वहाँ तक चली जाएगी, आगे फिर ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अंदर की तरफ ग्रो कर सकती है क्योंकि यहाँ तो डेपोजिशन है ही नहीं, ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है, ये भी खाली है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर अंदर चली जाएगी, यहाँ से जाती हुई यहाँ तक आगे इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पे एक स्पेस छोड़ रहे हैं। ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है दिस इज नॉन एज प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। और अब इस स्पेस से एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट हो गया, इनको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स, ठीक है। डेस्मोटिब्यूल्स आपके सिलेबस में है नहीं, अब पहले हुआ करता था, आपने सिर्फ अब करना है प्लाज्मोडेस्मेटा। तो दीज आर द इंटरकनेक्शंस इन बिटवीन द 2 सेल्स, ठीक है। किसकी वजह से बना, क्योंकि सेकेंडरी डेपोजिशन ये यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ जगह पे सेकेंडरी डेपोजिशन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे एक सेल की मेम्ब्रेन दूसरे सेल की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ पा रही है, ठीक है। तो ये जो एरिया बन गया दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। At certain places, cell wall remain thin because secondary wall is not deposited in these area. Thin क्यों बोला, क्योंकि प्राइमरी तो थी बेटा, ठीक है, तो प्राइमरी की वजह से वो थिन रहेगी, ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी है नहीं। These area have simple or branched canals in the primary wall and middle lamella, ठीक है। तो इन एरिया में सिंपल और ब्रांच्ड कैनाल्स, मतलब कैनाल्स बन जाती हैं, ठीक है, इन द प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला के अंदर, ठीक है। थ्रू दीज कैनाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड मिडल लैमेला, इन कैनाल्स के थ्रू, ये हमने एक कैनाल बना दी थी, इन कैनाल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ
साइटोप्लाज्म ऑब्वियस है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ। मिडल लैमेला, दोनों सेल के लिए एक ही मिडल लैमेला, ठीक है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एडजेसेंट सेल, दोनों सेल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपने लिखना है तो लिख सकते हो डेस्मोटिब्यूल, डेस्मोटिब्यूल, ठीक है, डेस्मोटिब्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एडजेसेंट सेल आर कॉन्टिन्यूअस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंडिंग थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा इज नोन एज डेस्मोटिब्यूल, लिखा हुआ था, ठीक है। दीज आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये जो एरिया रह जाते हैं जहां पे सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन नहीं होती है, दीज एरिया आर नोन एज पिट्स, ठीक है। तो एट सर्टेन प्लेसेस सेकेंडरी वॉल इज नॉट लेड डाउन, कुछ जगह पे सेकेंडरी वॉल नहीं आएगी, जैसे मान लो ये प्राइमरी है, ठीक है, कुछ जगह पे सेकेंडरी वॉल नहीं आएगी और उन जगह को हम क्या बोल देंगे, दीज आर नोन एज पिट्स। सच एरिया आर नोन एज सिंपल पिट्स, ठीक है। जनरली पिट्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, जनरली ऐसा ही होता है, ये प्राइमरी, अगर ये मिडल लैमेला, ये दूसरी की प्राइमरी, ठीक है, और साथ वाले सेल के भी पिट्स बिल्कुल सेम जगह पे होंगे जहां पे इसके हैं, ठीक है, ऐसा ही जनरली माना जाता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं इस एरिया के थ्रू, ठीक है। अब ये जो पिट्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं बट आपने फिर भी पढ़ लेना है एक बार कि दो तरह के पिट्स बनते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं बॉर्डर। सिंपल तो हमने शो कर दिए, ये वाले पिट्स को हम सिंपल ही बोलते हैं, ठीक है। इन सिंपल पिट्स विड्थ ऑफ पिट चैम्बर इज यूनिफॉर्म, विड्थ दोनों की सेम है, ठीक है। जबकि जो बॉर्डर पिट्स होते हैं, बॉर्डर पिट्स बनते हैं ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, उनमें पिट्स में इस तरह से ऐसे हैंगिंग पिट्स बन जाते हैं, ऐसे हैंगिंग पिट्स, ठीक है। द सेकेंडरी वॉल पार्शियली हैंग ओवर द पिट्स एंड दीज आर नोन एज बॉर्डर पिट्स, ठीक है, क्लियर। तो इतना सिलेबस बेटा आपके मॉक टेस्ट में आएगा, बाकी जो रह गया वो हम थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वो हम बाद में करेंगे, जितना अभी तक कंप्लीट हो गया वो आपके मॉक टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय।